हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू दी एजुकेंट। और आज है आपकी मैथ्स पैडागोजी यानी गणित शिक्षण शास्त्र की दूसरी क्लास। और आज हम करेंगे हर बार की तरह बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस, और क्वेश्चन से हम जाएंगे कॉन्सेप्ट की तरफ जो सी टैट, यूपी टैट और अदर टैट्स के अंदर, यानी जितने भी आपके टीचिंग एग्जाम्स हैं उसमें बहुत बार क्वेश्चंस ये पूछे जाते हैं और इन्हीं कॉन्सेप्ट से पूछे जाते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले आपसे गुजारिश है कि आप पूरी वीडियो को देखें ताकि सारे क्वेश्चंस की कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर हो जाए। एंड थैंक यू सो मच, क्योंकि वीडियो का रिस्पांस बहुत अच्छा आ रहा है। और इसी तरीके से हमारी वीडियो को देखें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए पहला क्वेश्चन हम देखते हैं क्या है। पहले ही क्वेश्चन हम देखते हैं कि लिखा हुआ निम्नलिखित में से क्या गणितीय तर्कणा का सूचक है। भाई गणितीय तर्कणा, तर्कणा क्या होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेटर ऑफ मैथमेटिकल रीजनिंग, यानी मैथमेटिकल रीजनिंग का क्या इंडिकेटर है, क्या चीज दर्शाता है, क्या सूचक है कि ये मैथमेटिक्स है। अब मैं आपको बता देता हूँ। गणितीय पहला ऑप्शन इन्होंने दे रखा है, गणितीय कल्पनाओं की परिभाषा देने की क्षमता है। बिल्कुल नहीं। देखिए गणित का जो गणित जो सब्जेक्ट है, मैथ्स जो सब्जेक्ट है, वो डेफिनेशन, थ्योरी, इस पर बेस्ड बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि ये सारा का सारा आपका न्यूमेरिकल एबिलिटी होती है, सारे का सारा आपका जो आपका न्यूमेरिकल क्षमता है, आपकी गणितीय क्षमता, उस पर जोर देता है। परिभाषाओं पे जोर नहीं देगा, फैक्ट क्या है जोर नहीं देगा। तो दूसरा ऑप्शन देखेंगे, गणितीय प्रक्रिया की तर्क संगतता देने की क्षमता, ये बिल्कुल ऑप्शन आपका ठीक होगा। क्यों? क्या कह रहे हैं? एबिलिटी टू प्रोवाइड जस्टिफिकेशन फॉर अ मैथमेटिकल प्रोसीजर, यानी जब कोई क्वेश्चन किया जाता है और क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है तो आप देखेंगे उसका एक जस्टिफिकेशन भी होता है, उससे हम प्रूव भी करते हैं कि आंसर कैसा आया। तो ये जस्टिफिकेशन देना ही मैथमेटिक्स है। आप हमेशा समझें इस बात को कि मैथमेटिकल रीजनिंग क्या है। आपने देखा होगा प्रूव दैट वाले क्वेश्चंस आपने बहुत बार पढ़े होंगे कि भाई ये प्रूव कीजिए, तो ये वो प्रूव हो भी जाता है। आप क्या रीजनिंग देते हो, मैथमेटिकल रीजनिंग देके अपने आंसर को जस्टिफाई भी करते हो। तो आई बात समझ में? तो ऑप्शन बी ठीक होगा। ऑप्शन सी इन्होंने देखिए क्या दे रखा है, एबिलिटी टू कैलकुलेट एफिशिएंटली, यानी परिकलन यानी कैलकुलेशन में निपुणता की क्षमता। देखिए कैलकुलेशन एफिशिएंसी मैथमेटिक्स का हिस्सा नहीं है बिल्कुल भी, ये कैलकुलेटर का हिस्सा है। कैलकुलेटर हमारे पास है, हम कुछ भी जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, भाग ले सकते हैं, ठीक है। तो ये मैथमेटिक्स की टीचिंग में बिल्कुल भी नहीं आता है। मैथमेटिक्स की टीचिंग में जो आता है, मैं अगर आपको एक बात बोलूं कि आप वो वाला क्वेश्चन सॉल्व करो जिसमें मैं कह दूं कि भाई ये ज्ञात करो या फिर आप ये प्रूव करो, प्रूव दैट वाले में क्वेश्चन दे दूं, क्या वहां पर कैलकुलेटर काम करेगा? बिल्कुल भी नहीं करेगा। आपकी रीजनिंग एबिलिटी काम करेगी, ठीक है। मैं कह दूं जस्टिफाई कीजिए इस क्वेश्चन को, तो वहां पर कैलकुलेशन काम नहीं करेगी। तो कैलकुलेशन का मतलब नहीं है यहाँ पर बिल्कुल भी। विभिन्न परिस्थितियों में सही सूत्रों का स्मरण करने की क्षमता, ये भी बिल्कुल गलत होगा। सूत्रों को याद करना फिसड्डी स्टूडेंट्स की निशानी होती है। वो सूत्र याद कर लेते हैं, क्वेश्चन आ जाता है, कर लेते हैं, लेकिन हर बार क्वेश्चन ऐसा नहीं होता, ना पता लग पाता कि क्वेश्चन में कौन सा फॉर्मूला लगेगा। आप जितने भी कंपैरेटिव एग्जाम्स देखते हो उन सब में आप यही तो देखते हो कि पता ही नहीं लग पाता कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा, और फॉर्मूले से तो हो ही नहीं पाता। आपको मैथमेटिकल रीजनिंग लगानी पड़ती है दिमाग में, विदाउट पेन और पेपर आपको क्वेश्चन करना होता है, क्योंकि ना आपके पास इतना टाइम होता है कि आप फॉर्मूले से उसे करें। तो फॉर्मूला याद करना कोई बड़ी बात नहीं है, फॉर्मूला कैसा आया, कैसे निकल कर आया, क्या उसकी मैथमेटिकल रीजनिंग है, तो वो असली चीज है। तो ऑप्शन आपका इसमें बी सही होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन इन्होंने दे रखा है कि भाई निम्नलिखित शाब्दिक समस्या के प्रकारों को पहचानिए। यानी इन्होंने देखो एक केस दे दिया है। केस क्या है भाई? मेरे पास 6 पेंसिल हैं, बिल्कुल ठीक। मनीष के पास मेरे में 2 अधिक हैं। मेरे यानी मनीष के पास जो है, मेरे पास तो 6 पेंसिल हैं और मनीष के पास मेरे से 2 अधिक हैं। तो मेरे से 2 अधिक है, तो पहली बात तो हम कंपैरिजन कर रहे हैं मेरा और मनीष का। तो हमारा क्या हो रहा है? और जोड़ना है, क्योंकि मनीष के पास 2 और हैं। तो ये तुलनात्मक जमा है, यानी कंपैरिजन एडिशन है। आप कंपैरिजन करते हुए किसी चीज को ऐड कर रहे हो, तो ये ऑप्शन आपका ए बिल्कुल ठीक होगा। ठीक है भाई, समझ में आई? कंपैरिजन कैसे है? मेरा और मनीष का कंपैरिजन हो रहा है। और एडिशन कैसे है? क्योंकि मनीष के पास मुझसे 2 ज्यादा हैं, 2 एडिशन ज्यादा है,
ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? गणित के अधिगम के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? यानी अगर हम कोई गणित को सीख रहे हैं, यानी लर्निंग ऑफ मैथमेटिक्स है, उसके बारे में क्या चीज सही नहीं है, क्या चीज ट्रू नहीं है, ऑप्शन में बताइए। लिखा है, पहला ऑप्शन है आपका ये, पहला ऑप्शन पढ़ लेंगे हम। गणित में उत्कृष्ट प्रदर्शन की प्रतिभा स्वाभाविक होती है। बिल्कुल नहीं जी। एबिलिटी टू परफॉर्म एक्सेल इन मैथमेटिक्स इज इनेट। यानी कभी भी आप इस बात को समझ लीजिए, कोई भी बच्चा माँ के पेट से मैथमेटिशियंस नहीं होता। वो दुनिया में आता है, प्रैक्टिस करता है, एनवायरनमेंट में आता है, लॉजिक सीखता है और मैथ्स को अपने अंदर अधिग्रहण करता है, तब वो सीखता है। मैं आपको बता दूं, अगर कोई मैथमेटिशियंस है तो उसका उसके जो बेटे होंगे या बेटियां होंगी, वो जरूरी नहीं कि वो भी मैथमेटिशियंस ही बनेंगे। ये बिल्कुल बेसलेस बात है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। अध्यापक से, दूसरा ऑप्शन पढ़ते हैं हम। अध्यापक से सीखने वालों के प्रति विचारों का अधिगम परिमाणों पर प्रभाव असर होता है। यानी कह रहे हैं कि ये जो टीचर्स बिलीव अबाउट लर्नर्स हैव पावरफुल इंपैक्ट ऑफ लर्निंग आउटकम्स, यानी टीचर का जो भरोसा होता है उसकी वजह से बच्चा सीख पाता है। ये भी कुछ नहीं है, क्योंकि ये तो बिल्कुल बेसलेस बात है। क्या मैथमेटिक्स हम टीचर से ही सीखते हैं? बिल्कुल भी नहीं। हम बहुत सारी चीज़ें नेचर से भी सीखते हैं। मैथमेटिक्स आराम से हम कैसे सीख जाते हैं? फॉर एग्जांपल, अगर आपकी कोई मिठाई की दुकान है, आपकी कोई ऐसी दुकान है जहाँ पर आप खरीद फरोख्त कर रहे हो, बेचना है, खरीदना है, वो कर रहे हो, तो आप मैथ्स तो वहाँ से भी सीखता है बच्चा। वहाँ पे भी उसकी अच्छी खासी जानकारी मैथ्स की हो जाती है, तो वहाँ पे उसका कोई टीचर नहीं होता है। तो ये ऑप्शन भी गलत होगा। ऑप्शन सी देखेंगे, विद्यार्थी के सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि का गणित के निष्पादन पर असर होता है। ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक होगा। क्यों? ये क्या कह रहे हैं? स्टूडेंट सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड इंपैक्ट्स देयर परफॉर्मेंस इन मैथमेटिक्स। जैसे मैंने अभी आपको बात बताया, बच्चे का जो बैकग्राउंड होता है वो ही डिसाइड करता है कि बच्चे के अंदर कितनी एबिलिटी है। फॉर एग्जाम्पल, बच्चे के माँ बाप की एक मिठाई की दुकान है, तो वो अच्छे से जानता है कि ऐड क्या करना है, लेस क्या करना है, ठीक है, और उसे जमा गुणा भाग करना अच्छे से आता है। इसी तरीके से अगर बच्चे के माँ बाप जो है वो कारपेंटर है, तो उसकी जो है मापने की, ठीक है, उसकी जो वो कहते हैं ना मेंसुरेशन बहुत अच्छी होगी, बहुत अच्छी मेंसुरेशन होगी, जैसे कहते हैं फिजिकल मैथमेटिक्स, वो बहुत अच्छे होंगे। और बच्चा फॉर एग्जाम्पल कि कोई ऐसे है जिसका कृषि से है, यानी आपका एग्रीकल्चर है, तो इन दोनों के मुकाबले एग्रीकल्चर वाले को कम ज्ञान होगा मैथमेटिक्स का। तो मैथमेटिक्स का ज्ञान जो है वो आपका बैकग्राउंड से आता है, यानी आपकी फैमिली का बैकग्राउंड कैसा है। फिर तीसरा चौथा ऑप्शन क्या है इन्होंने दे रखा है, विद्यालय में दिए जाने वाले निर्देशों की भाषा का असर बच्चे के गणित के प्रदर्शन पर पड़ता है। भाषा से कोई मतलब नहीं है मैथ्स का, कितना भी अच्छा बोल लो, कितना भी अच्छा कम्युनिकेट कर लो, दैट डजंट मैटर। बच्चे की जो एबिलिटी मैथमेटिक्स की है वो हमेशा उसके बैकग्राउंड से आती है, फिर बच्चा आगे सीखता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाकलाप बच्चों में त्रिविम समझ की विकसित करने के लिए सबसे उपयुक्त है? यानी ये बोल रहे हैं कि जो बच्चे एक्टिविटीज करते हैं, कैसी एक्टिविटी, अब त्रिविम समझ लेना, पहले मैं इंग्लिश में भी बोल देता हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज इज बेस्ट सूटेड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ स्पेशल अंडरस्टैंडिंग अमंग चिल्ड्रन। यानी कौन सा सूटेबल है जो स्पेशल अंडरस्टैंडिंग का डेवलपमेंट यानी उसका विकास करता है। यानी कौन सी एक्टिविटी सबसे बेस्ट एक्टिविटी होगी जो बच्चे की स्पेशल यानी त्रिविम समझ को विकसित करेगी। मैं आपको बता देता हूं कौन सी होगी, वो होगी ए, बोतल के ऊपरी दृश्य को चित्रित करना। हमेशा इस बात को ध्यान रखना, जब हम कोई ज्योमेट्री देखते हैं या फिर आपका जो कुछ ज्योमेट्री देख के, मैप्स देख के कुछ बनाते हैं, कुछ देखकर उसका शेप देखकर उसे कुछ बनाते हैं, तो हम ये देखते हैं कि बच्चा सबसे पहले उसका ऊपरी भाग देखता है, उसका टॉप रिव्यू देखता है। अगर उसे कोई गाड़ी बनानी है तो गाड़ी का टॉप रिव्यू देखेगा, ठीक है। अगर उसे कोई घर बनाना है तो घर का टॉप रिव्यू देखेगा। तो सबसे बेस्ट तरीका जो होगा, देखिए ये भी तरीके हैं और जो ये भी तरीके हैं, लेकिन बेस्ट तरीका इसमें क्या है, बोतल के ऊपरी दृश्य को चित्रित करना। यानी
जो बोतल बोतल यानी चित्र से है, कुछ भी आप बना रहे हैं, बोतल से रिलेट यहाँ पे कोई भी चीज हो सकती है, कार, गाड़ी, घर, कुछ भी हो सकता है, उसके ऊपरी हिस्से को बच्चा ज्यादा पकड़ता है, तो वो सबसे बेस्ट सुटेबल होगा। तो ऑप्शन ए इसमें सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सहमति गणित के संरचनात्मक यानी रचनावादी दृष्टिकोण से की जा सकती है, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज एन एग्रीमेंट विद द कंस्ट्रक्टिविस्ट व्यू ऑफ मैथमेटिक्स। यानी ये बोल रहे हैं कि जो आपके जो आप तो कंस्ट्रक्शनिस्ट होते हैं ना, जो रचनावादी दृष्टिकोण है हमारा, उसके हिसाब से किससे मैथमेटिक्स अग्री करता है। तो पहला ऑप्शन है क्या, गणित तथ्यों के सीखने के बारे में, बिल्कुल नहीं। मैंने आपको पहले बताया फैक्ट और डेफिनेशन से कोई रिलेशन नहीं होता मैथ्स का। दूसरा है गणितियों से सच्चाई का आविष्कार अपेक्षित होना चाहिए, यानी मैथमेटिक्स आर रिक्वायर्ड टू डिस्कवर द ट्रूथ, बिल्कुल नहीं। वो सच्चाई को तलाश करने नहीं गए, ये काम फिलोसोफर का होता है, हमेशा इस बात को ध्यान रखना। सच्चाई ढूंढने का काम फिलोसोफर का होता है, मैथमेटिशियंस का काम नहीं होता है। इसके बाद क्या, गणित पूर्णतः विषय परक है, यानी ऑब्जेक्टिव इंटेंट नहीं, बिल्कुल भी ऑब्जेक्टिव नहीं है। बल्कि गणित के अंदर जो मैं आपको बात बताता हूँ, तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन से तो बच्चे आगे बढ़ ही नहीं पाता है। आप देखेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हमेशा कंपेटिटिव एग्जाम्स, यानी जब बच्चा बहुत अच्छा हो जाता है मैथ्स के अंदर, जब दिए जाते हैं। छोटे बच्चों को ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस नहीं दिए जाते, उन्हें आपको पूरा सॉल्व करना पड़ता है, पूरा एक एक चीज तर्क देकर बताना पड़ता है कि ये चीज क्यों आई, ये चीज क्यों आई। अब मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कोई परिमेय है, ठीक है, कोई थ्योरम है, ठीक, आप तो जब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन करते हो तो थ्योरम तो आप फटाफट कर लेते हो ऑब्जेक्टिव टाइप में, ना तो आपको ये बताने की जरूरत है कि मैंने ये पाइथागोरस प्रमेय लगा रखा है, ना आपको कुछ बताने की जरूरत है ऑप्शन चुनना। लेकिन छोटे बच्चे के लिए ये ठीक, ये चीज सही नहीं है, उसे सारी चीज बतानी पड़ेगी कि भाई मैंने पाइथागोरस प्रमेय लगाया है, मैंने ये वाला रूल लगाया है, यहाँ पे वर्टिकल रूल लगा है, यहाँ पे ये लगा है, रीजनिंग देना जरूरी है। तो मैं आपको बता देता हूँ, तो इसका सही आंसर है वो डी होगा। क्यों, विजुअलाइजेशन इज एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ मैथमेटिक्स। अगर मैथमेटिक्स को आपको सिखाना है बच्चे को, तो सबसे पहला आपको एक चीज हमेशा याद रखनी होगी कि मैथमेटिक्स का विजुअलाइजेशन किया जाए। यानी अगर आप किसी को मेंसुरेशन पढ़ा रहे हो, मेंसुरेशन या सॉलिड मेंसुरेशन पढ़ा रहे हो, तो बेस्ट है आप उसे स्क्वायर दिखाएं, क्यूब दिखाएं, क्यूबॉइड दिखाएं, ठीक है, पिरामिड दिखाएं, प्रिज्म दिखाएं, सब दिखाएं, और उनके वर्टेक्स कैसे आते हैं, ये कैसे बनता है, और ये एज क्या होता है, बिल्कुल फिजिकली दिखाएं, विजुअलाइज कराएं पूरा अच्छे से, तभी बच्चा सीख पाएगा। और विजुअलाइजेशन से ही बड़ा भी सीख पाता है, क्योंकि हम छोटे थे जब, तो हमारा कोई विजुअलाइजेशन सही से नहीं कराया गया मैथमेटिक्स के अंदर, तो यही वजह होती है कि हम फिर आगे मैथमेटिक्स में अच्छे नहीं हो पाते, क्योंकि हमारी विजुअलाइजेशन ही सही नहीं होती। तो विजुअलाइजेशन कराना ही बहुत अच्छी बात होगी इसमें, ये सबसे कंस्ट्रक्टिव कहते हैं ना, कंस्ट्रक्टिव कंस्ट्रक्टिव दृष्टिकोण है बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से किसे संरचनात्मक यानी आपका रचनावादी संरचनात्मक गणितीय कक्ष के लक्षण नहीं माना जा सकता, यानी कौन सा लक्षण रचनावादी नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी कंसिडर्ड अ फीचर ऑफ कंस्ट्रक्टिव मैथमेटिक्स क्लासरूम, यानी कंस्ट्रक्टिविस्ट मैथमेटिक्स क्लासरूम कौन सी नहीं मानी जाएगी। देखते हैं, गणित के अधिगम में भाषा और संवादों की भूमिका पर उचित ध्यान देना चाहिए। अच्छा, फिर नेक्स्ट ऑप्शन है आपका अध्यापक स्वीकार करता, यानी स्वीकार करता, अध्यापक जो होता है वो स्वीकार करता है कि दी गई अन्योन्य क्रियाएं को विभिन्न विद्यार्थी अलग अलग प्रकार से समझ सकते हैं। द टीचर एक्नॉलेज दैट द स्टूडेंट्स में कंस्ट्रक्ट मल्टीपल अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम अ गिवन इंस्ट्रक्शन, बिल्कुल ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, प्राथमिक स्तर पर आकलन के लिए विषय परक प्रकार की परीक्षा का उपयोग किया जाता है, यानी ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट आइटम्स आर यूज्ड एज प्राइमरी मींस ऑफ असेसमेंट। अच्छा आगे देखते हैं, गणित और दूसरे आपके जो पठोत्तर क्षेत्र के बीच संबंधों को उजागर किया जाता है, यानी कनेक्शन बिटवीन मैथमेटिक्स एंड अदर सर्कुलर एरियाज ऑफ हाईलाइटेड, बिल्कुल ठीक है।
मैं आपको बता देता हूँ अब कौन सा नहीं है। देखिए, सबसे आपको जो मैंने पहले बताया कि बच्चा जो है, ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। यानी ये कंस्ट्रक्ट मैथमेटिक्स क्लासरूम नहीं है, क्योंकि बच्चे को कभी भी ऑब्जेक्टिव, मैंने आपको बताया ना कि ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट नहीं ले सकते बच्चे का, क्योंकि बच्चे को हर चीज को दिखाना होगा, उसे बताना होगा कि उसने ये ऐसे क्यों लिखा, ताकि उसे नॉलेज हो, उसे पता हो, ताकि उसका बेस मजबूत हो। बाकी सारे ऑप्शन क्लास के अंदर होने चाहिए। लैंग्वेज भी अच्छी होनी चाहिए आपकी, टीचर को ये एक्नॉलेज भी, लैंग्वेज अच्छी होनी चाहिए, टीचर को ये एक्नॉलेज भी करना चाहिए कि हाँ भाई, बच्चा जो है कंस्ट्रक्ट कर सकता है मल्टीपल अंडरस्टैंडिंग, और मैथमेटिक्स का कनेक्शन दूसरे सर्कुलर यानी करिकुलर से भी रिलेट होना चाहिए, कनेक्ट करना चाहिए। पर ये ऑप्शन मैथमेटिक्स में नहीं आता कि आप उन्हें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस कराएं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, प्राथमिक कक्षाओं में बच्चों को गणित पढ़ाने के लिए बनाई जाने वाली पाठ योजना का निम्नलिखित में से कौन सा अति महत्वपूर्ण पहलू है। यानी जब आप पढ़ाने के लिए आप लेसन प्लान बनाते हो, तो उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? पाठ्य पुस्तक के अनुक्रम का अनुसरण करना, फॉलोइंग द सीक्वेंस ऑफ टेक्स्ट बुक। दूसरा ऑप्शन है गणितीय सकल्पनाओं की संरचनात्मक ढंग से प्रस्तुत करना, यानी प्रेजेंटिंग मैथमेटिकल कंसेप्ट इन स्ट्रक्चर्ड मेथड। विद्यार्थियों को अवसर देना कि वे सकल्पनाओं की संरचना करें, प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज टू स्टूडेंट्स टू अलाउ कंस्ट्रक्शन ऑफ कंसेप्ट। फिर है ऑप्शन आपका क्रियाकलापों को लिखना और इस संदर्भ में प्रश्न देना, राइटिंग एक्टिविटीज एंड क्वेश्चंस फॉर रेफरेंस। मैं आपको बता देता हूं कि भाई ये पूछ रहे हैं कि कौन सा महत्वपूर्ण पहलू है आपके लेसन प्लान में। देखिए, लेसन प्लान का मतलब ये नहीं है कि आप अपनी टेक्स्ट बुक्स के हिसाब से चलें, कि भाई टेक्स्ट बुक्स में जो लिखा है, जो उसका सीक्वेंस है, पहला चैप्टर है तो मैं पहले ही जाके पढ़ाऊंगा, दूसरा चैप्टर टेक्स्ट बुक में है तो मैं दूसरे ही जाके चैप्टर पढ़ाऊंगा। ये कंसेप्ट मैथमेटिक्स की नहीं है, अपना लेसन प्लान की है। गणितीय संकल्पनाओं को संरचनात्मक ढंग से प्रस्तुत करना, यानी जो कंसेप्ट है वो स्ट्रक्चर्ड मेथड से। ये भी जरूरी नहीं है, ये जरूरी नहीं है कि आप स्ट्रक्चर्ड मेथड से, कि हाँ भाई अब ये वाला मेथड लगेगा, अब ये वाला, अब इसे प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड मेथड में बताओ, ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। तीसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल ठीक है, विद्यार्थियों को अवसर देना संकल्पनाओं की संरचना करें, यानी प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज टू स्टूडेंट्स टू अलाउ कंस्ट्रक्शन ऑफ कंसेप्ट्स, यानी बच्चे को इस बात की अनुमति या अवसर देना या मौका देना कि बच्चा खुद कंसेप्ट्स का कंस्ट्रक्शन करे, यानी वो खुद जाने कि ये कंसेप्ट कैसे निकल कर आई है, ये फॉर्मूला कैसे बना है, ये फॉर्मूला कैसे निकल कर आया है। ये सबसे महत्वपूर्ण बात होती है लेसन प्लान की। लेसन प्लान में बच्चे की एबिलिटी को, बच्चे के दिमाग को इन्वॉक किया जाता है, उसे प्रोवॉक इन्वॉक किया जाता है, ताकि वो उसका माइंड बढ़े आगे और वो आगे फॉर्मूले को खुद सीखे। बस टीचर हिंट देता है, बच्चा उसे पकड़ने की कोशिश करता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं अपना। भाई नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें लिखा है, ये समझने के लिए कि 1/4 जो है वो 1/3 से छोटा है, निम्नलिखित में से कौन सी योजना सबसे उपयुक्त होगी। तो देखिए, ये तो आपको भी पता है, जब छोटे छोटे बच्चे होते हैं तो ये कौन सा बड़ा है, ये कौन सा छोटा है, तो उसमें हम ये कागज की प्रतियों का प्रयोग करते हैं, यानी यूजिंग पेपर स्ट्रिप्स। आपने देखा होगा कि वो ऐसे बॉक्स बने हुए होते हैं, ठीक है। अब बॉक्स है, 1/4 है, तो वो ऐसे शो करके, यानी कागज की प्रति बना के, क्योंकि बच्चा ऐसे ही अच्छे से समझता है। आपने देखा भी होगा छोटे छोटे बच्चों की बुक्स में ऐसे ये खाने बने होते हैं, तो बच्चे को पढ़ाने का तरीका यही बिल्कुल ठीक होगा, ठीक है। तो इस बात को हम ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से गणित में उपलब्धि कम होने का कारण क्या हो सकता है। यानी गणित के अंदर बच्चा कम होगा, उसका कारण क्या है? जेंडर? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि जो लड़कियां होती हैं वो मैथमेटिक्स में कमजोर होती हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये गलत कंसेप्ट है। सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, यानी सोशो कल्चर बैकग्राउंड। फिर आपका गणित का स्वरूप, यानी गणित का नेचर ही ऐसा है, इसकी वजह से बच्चे उसे सीख नहीं पाते हैं। ये तो बिल्कुल गलत है, ठीक है। व्यक्तित्व की स्वाभाविक क्षमता,
व्यक्तित्व की स्वाभाविक क्षमता। मैं फिर बता रहा हूँ, ये भी नहीं है, क्योंकि मैंने आपको पहले ये बता दिया, जो आदमी है वो घर से नहीं आता या माँ के पेट से सीख के नहीं आता। जो उसकी इनेट एबिलिटी की बात की जाए, कि उसके स्वाभाविक क्षमता की बात नहीं है, क्योंकि नेचर के अंदर मैथमेटिक्स कभी नहीं होता है। मैथमेटिक्स तो हमें एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से मिलता है, जो हमारा बाह्य पर्यावरण होता है उससे हमें मिलता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल ठीक होगा, कि सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, यानी जो हमारा सोशो कल्चर बैकग्राउंड है वो तय करता है। अगर हमारा सोशो कल्चर बैकग्राउंड ऐसा है जहां पर हमारा मैथमेटिक्स कोई लेना देना नहीं है, तो जाहिर सी बात है हम उसमें कमजोर, बच्चा जो है वो कमजोर ही साबित होगा। बाकी बच्चा आगे आगे बढ़ सकता है, लेकिन ये प्राइमरी लेवल की बात हो रही है, तो प्राइमरी लेवल पर बच्चा कमजोर ही होगा, क्योंकि उसका जो बैकग्राउंड है, उसके जो फादर हैं, उसकी जो मदर हैं, उनका जो आपका मैं कह सकता हूँ कि पापा का कारोबार या फादर या माता का कारोबार वो मैथमेटिक्स से रिलेटेड नहीं है, तो बच्चे का बैकग्राउंड ऑटोमेटिकली कमजोर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये लास्ट क्वेश्चन है आपका इस वीडियो का। कक्षा सेकंड के छात्र को 44 लिखने के लिए कहा गया, ठीक है, तो कुछ ने 404 लिखा। अध्यापक के रूप में आप इसको कैसे संबोधित करेंगे? तो आप इसे भाई कैसे बताएंगे? क्या उनकी कॉपियों में सही उत्तर लिखेंगे? बिल्कुल भी नहीं। उन्हें मूर्त पदार्थ से विनिमय नियम समझाएंगे। एक्सप्लेन द प्रिंसिपल, देखो प्रिंसिपल सिखाने की बात है, एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ एक्सचेंज यूजिंग कॉन्क्रीट मटेरियल। आगे बढ़ेंगे अभी। उनको उस समूह में रखेंगे सही जिसने सही लिखा है, ये तो ऑप्शन बिल्कुल गलत है। उन्हें सही उत्तर प्राप्त करने के लिए कहेंगे, ये भी हो, क्योंकि बच्चे को कहने से थोड़ी होता है, उसे बताना पड़ेगा आपको। एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ एक्सचेंज यूजिंग कॉन्क्रीट मटेरियल, यानी आप उसे बच्चे को ऐसे समझाएंगे कि भाई ये 44 है, 44 उसे ऐसा करके आपके पास 44 रुपए हैं। कॉन्क्रीट, कॉन्क्रीट कहते हैं जो फिजिकली, जैसे बच्चों को बताया बताया जाता है कि आपके पास अब 5 आम हैं, 5 आम में से मैं आपसे 3 आम ले लेता हूं, तो आपके पास कितने आम बचे? तो बच्चा आमों को उठाकर देख के बताता है कि 2 बचे। तो वो बच्चा इसलिए समझ पाता है क्योंकि कॉन्क्रीट होता है, फिजिकल होता है। तो फिजिकल विजुअलाइजेशन जितना होता है, बच्चा उतना आसानी से मैथ्स को समझता है। तो इसीलिए आप उसे क्या समझाएंगे? उसे कॉन्क्रीट मटेरियल समझाएंगे, ताकि बच्चा 44 को 404 ना लिखे। तो चलिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। अगर आपको ये वीडियो हमारी पसंद आई हो, तो आप हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और एक बात और ध्यान दीजिए कि मैं इसका पीडीएफ लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। डिस्क्रिप्शन में है इसका पीडीएफ लिंक, और टेलीग्राम लिंक भी मैं इस वीडियो में आपको दे रहा हूँ। वहाँ आप टेलीग्राम में हमारे से जुड़ सकते हैं, और वहाँ पर वार्तालाप होती रहेगी, डिस्कशंस चलते रहेंगे। इसी तरीके से पीडीएफ भी आपको मिलती रहेगी उस टेलीग्राम पर भी, और चैनल के डिस्क्रिप्शन में भी, वहाँ से भी आप ये डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर।